अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज से हम क्रेनियल नर्व स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने स्कल का स्ट्रक्चर पढ़ा था और स्पेशली जब बेस पढ़ी थी स्कल की, तो उसमें हमने 3 फोसास पढ़े थे और उनमें हमने देखा था कि जो 12th क्रेनियल नर्व्स हैं वो किस तरह से डिफरेंट फोसास में प्रेजेंट है। C1 हमने पढ़ा था कि इंटीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होती है, C2 से C6 तक मिडिल क्रेनियल फोसा में, C7 से लेकर C12 तक पोस्टीरियर क्रेनियल फोसास में प्रेजेंट होती हैं। अब हमने इन सारी नर्व्स को जो है वो अलग अलग करके पढ़ना है, इंडिविजुअली इनके कोर्स को पढ़ना है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ से कहाँ तक इनके फाइबर्स जा रहे हैं और बेसिकली अगर ये ब्रेन में जा रहे हैं, ब्रेन के हाई रीजन्स में जा रहे हैं, वहाँ टर्मिनेट हो रहे हैं फाइबर्स, इनका क्या काम है, ये कौन सी इन्फॉर्मेशन लेके वहां जाते हैं और अगर ये डिस्टर्ब होंगे तो इनसे कौन सी क्लिनिकल एबनॉर्मैलिटीज प्रोड्यूस होंगी, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है बारी बारी। सबसे पहले ऑल्फैक्टरी नर्व की बात करते हैं बच्चों। तो ऑल्फैक्टरी नर्व जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हमने पढ़ा था कि ऑल्फैक्टरी नर्व कहाँ पड़ी होती है, इंटीरियर क्रेनियल फोसा में होती है। ठीक है, अभी हम इसका पाथवे ड्राइव करते हैं, इसके ओरिजिन की बात करते हैं अगर, तो ये कहाँ से अराइज होती है बच्चों। तो आपको याद होगा कि हमने जो नेजल कैविटी पढ़ी थी, उस नेजल कैविटी के अंदर हमने कहा था 3 कॉनका पड़े होते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम से भी दिखाऊंगी। ठीक है, हमने कहा था सुपीरियर कॉनकास पड़े होते हैं, ठीक है, फिर मिडिल कॉनका होते हैं और इन्फीरियर कॉनका होते हैं। ठीक है, ये जो सुपीरियर और मिडिल कॉनका होते हैं हमने कहा था ये कौन सी बोन से होते हैं, एथमाइड बोन से। ठीक है, और जो इन्फीरियर वाले होते हैं वो अलग बोन से होते हैं। लेकिन ये जो सुपीरियर कॉनका है, ठीक है, इनके ऊपर हमारे पास पड़ी हुई होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, मुझे इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं आती है, वैसे बस फर्जी एक ड्राइंग कर रही हूँ कि जो हमारे पास सुपीरियर कॉनका है इसके अबव हमारे पास क्या पड़ी हुई होती है बच्चों, पड़ी होती है हमारे पास ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन पड़ी है। इस ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर पड़े होते हैं हमारे पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नर्व सेल्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नर्व सेल्स पड़े हैं। इन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नर्व सेल्स में से अराइज होती है हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है, तो अगर कोई आपको रीजन पूछे तो आपने बताना है कि नेजल कैविटी के अंदर सुपीरियर कॉनका के लेवल से थोड़ा अबव, ठीक है, सुपीरियर कॉनका से अबव हमारे पास क्या पड़ी हुई है, हमारे पास पड़ी है नेजल ऑल्फैक्टरी म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर रिसेप्टर सेल्स हैं जिनको हम ऑल्फैक्टरी नर्व रिसेप्टर सेल्स कहते हैं। इन सेल्स में से राइज होती है हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व और जो ऊपर जाती है, जहां जाती है वो मैं अभी आपको पाथवे बताऊंगी, सिर्फ यहां तक ओरिजिन देखना था। सेकंड बात ये कि ये जो हमने म्यूकस मेम्ब्रेन की बात की है, थोड़ा सा इसको अगर हम बड़ा करके ड्रॉ कर लेते हैं तो इस म्यूकस मेम्ब्रेन में सिर्फ हमारे पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स नहीं है बल्कि साथ हमारे पास स्पोर्टिंग सेल्स भी पड़े हैं। ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स भी हैं और साथ स्पोर्टिंग सेल्स भी पड़े हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये आ गई कि ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स है ना, इनकी 2 प्रोजेक्शन है। ठीक है, एक इस साइड पे प्रोजेक्शन है प्रोसेस है इनका और एक इस साइड पे प्रोसेस है। ये जो बच्चों नीचे की तरफ प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोसेस। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल प्रोसेस। ये पेरिफेरल प्रोसेस जो है वो नीचे सरफेस की तरफ जाता है और इसमें से कुछ हेयर्स निकल रहे होते हैं। ठीक है, इन हेयर्स को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी हेयर्स। इन ऑल्फैक्टरी हेयर्स का क्या काम होता है कि ये किसी भी ऑर्डर को जो एयर में होता है उसको स्मेल करते हैं और ऑल्फैक्टरी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, एक ये प्रोसेस हो गया। अब ये जो दूसरी साइड पे प्रोसेस है इसको हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेस। कि जो सेंट्रल प्रोसेस है, ठीक है, डिफरेंट रिसेप्टर्स में से निकल रहा है। ठीक है, बीच में स्पोर्टिंग सेल्स भी हैं लेकिन ये रिसेप्टर सेल्स में से जितना भी सेंट्रल प्रोसेस निकल रहा है, इस सेंट्रल प्रोसेस को ही हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स। ठीक है, ये ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स बच्चों यहाँ से ऊपर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ी थी इंटीरियर क्रेनियल फोसा में एथमॉइड बोन। ठीक है, एथमॉइड बोन में हमने कहा था सुराख होते हैं, होल्स होते हैं और उन होल्स में से हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स गुजरते हैं। तो ये जो फाइबर्स हैं ये एथमॉइड बोन के उन होल्स में से गुजरते हैं और जाके टर्मिनेट कर जाते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर। तो ये इसका एक थोड़ा सा पाथवे था, अगर कंफ्यूज हो गए हैं तो मैं रिवाइज कराऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले आप बुक की ये डायग्राम देख लें बच्चों कि ये पास उसने म्यूकोजल मेम्ब्रेन शो की हुई है। ठीक है, इस म्यूकोजल मेम्ब्रेन में हमने कहा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स पड़े हैं, उसके अलावा ये स्पोर्टिंग सेल्स हैं। ठीक है, ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स हैं इनकी 2 प्रोजेक्शंस हैं। एक पेरिफेरल प्रोसेस है जो नीचे जाके म्यूकस मेम्ब्रेन में खत्म हो रहा है, इसके पास हेयर्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी हेयर्स, और ये ऑर्डर और स्मेल को सेंस करते हैं और ऑल्फैक्टरी सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। जबकि जो सेंट्रल प्रोसेस है यही ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर है। ठीक है, ये जो एथमॉइड बोन्स हैं इनकी जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के अंदर होल्स थे उसमें से ये पास करती है और जाके कहाँ टर्मिनेट कर रही है, ऑल्फैक्टरी बल्ब में टर्मिनेट कर रही है। तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व का पाथवे है। अब इसने जाके ये टर्मिनेट किया किसके अंदर, ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर। ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर सबसे पहले आपने याद रखना है बच्चों 3 तरह के सेल्स हैं। ये एक माइट्रल सेल्स हैं जो सबसे लार्जर सेल्स होते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें हमारे पास पड़े होते हैं टफ्टेड सेल जो यूं साइड पे मतलब प्रोजेक्ट हुए हैं, और तीसरे इसमें एक और तरह के सेल्स होते हैं जिन्हें हम ग्रैन्युलर सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये ग्रैन्युलर सेल्स हैं। ये जो ग्रैन्युलर सेल्स हैं और टफ्टेड सेल्स हैं इन्होंने डिफरेंट जगह पे साइनैप्स किया हुआ होगा माइट्रल सेल्स के साथ। उसके अलावा ये जो हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स आई है ना, इनको भी देखें तो आपने किसके साथ आके साइनैप्स किया, माइट्रल सेल्स के साथ। ठीक है, तो ये जो मिट्रल सेल्स या माइट्रल सेल्स की साइनैप्स है ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर के साथ, इस साइनैप्स को हम बोलते हैं साइनैप्टिक ग्लोमेरुलाई। ठीक है बच्चों, तो यहां तक ये कोर्स है जो आपको आना चाहिए। अब अगली बात आ जाती है कि ये जो हमारे पास ऑल्फैक्टरी बल्ब है इसके अंदर ना सिर्फ ये 3 तरह के सेल्स हैं और ये नर्व फाइबर्स हैं, बल्कि इसके अंदर और भी बहुत सारे ट्रैक्स आके टर्मिनेट हो रही है। जो आपको ट्रैक्स नजर आ रहे हैं इन ट्रैक्स को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्स। और अब इनकी डिटेल देखनी है
ऑल्फैक्टरी ट्रैक क्या है बच्चों, ये व्हाइट मैटर का जो है वो एक नैरो बैंड है और इसके अंदर एक्सोन्स होते हैं। किस किस के एक्सोन्स होते हैं? मिट्रल सेल्स के एक्सोन होते हैं, टफ्टेड सेल्स के एक्सोन्स होते हैं। उसके अलावा पोस्टीरियर साइड से जो ऑल्फैक्टरी बल्ब है उसके एक्सोन्स होते हैं। वो कैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही ये जो सारे एक्सोन्स हैं ये इंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस में पहुंचते हैं ना, जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक के एक्सोन्स हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रैक्स हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, लेटरल में और मीडियल में। ये मीडियल वाले मीडियन ऑल्फैक्टरी स्टिराई बनता है, ठीक है, और एक लेटरल बनता है। ये जो मीडियन होता है ये इंटीरियर मीडियन फीजन को क्रॉस करता है, दूसरी साइड पे जाता है और बस ऑल्फैक्टरी बल्ब का जो है वो पार्ट बन जाता है। जबकि जो लेटरल वाला होता है ना बच्चों, इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कैसे आप इसको देखें शायद आपको फिर ज्यादा इजीली समझ आ जाए। जैसे मैंने बात की कि ऑल्फैक्टरी ट्रैक में सिर्फ एक्सोन्स होते हैं, ठीक है। वो एक्सोन्स किसके होते हैं? मेट्रल सेल्स के, टफ्टेड सेल्स के, या ऑपोजिट साइड से कौन से? जो मीडियन प्लेन को क्रॉस करके आते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सोन्स जब हमारे पास इंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस में पहुंचते हैं तो ये दो डिवीजन्स में डिवाइड हो जाते हैं, लेटरल ऑल्फैक्टरी स्टिराई, ठीक है, और मीडियल ऑल्फैक्टरी स्टिराई। मीडियल ऑल्फैक्टरी स्टिराई की हमने बात कि ये मीडियन प्लेन को क्रॉस करेंगे और दूसरी साइड चले जाएंगे, ठीक है। जबकि जो लेटरल वाले हैं ये एक्सोन्स को लेके जाएंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के एक एरिया तक जिसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी एरिया, ठीक है। ये जो ऑल्फैक्टरी एरियाज हैं इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया के अंदर दो एरियाज आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पेरी एमेगेलॉइड एरिया और प्रीफॉर्म एरिया, ठीक है जी। इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया। यहाँ पे हमारे पास जो लेटरल ऑल्फैक्टरी स्टिराई है वो एक्सोन्स लेके आ जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ से कुछ एक्सोन्स और कुछ फाइबर्स चले जाते हैं सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी एरिया के पास, जो एरिया 28 है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ये जब आप ब्रॉडबैंड क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर समझ आएंगी। अब इन एरियाज का क्या काम होता है कि ये जो ऑल्फैक्टरी सेंसेशंस होती हैं, ठीक है, ऑल्फैक्टरी सेंसेशन यानी स्मेल की जो भी सेंसेशन होती है, किसी चीज को हम स्मेल करते हैं, किसी ऑर्डर को ईटीसी, तो उस सेंसेशन को अप्रिशिएट करती हैं, ठीक है, ये वाले एरियाज। और बताता है कि प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरियाज बहुत सारे फाइबर्स दूसरे रीजन ऑफ ब्रेन की तरफ भी भेजता है ताकि जो एक इमोशनल और ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स है ऑल्फैक्टरी सेंसेशन के रिस्पॉन्स में जनरेट होना बॉडी में, तो वो जनरेट हो सके। तो ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक है बच्चों, और ये उसकी फर्दर जो है वो है जब ये इंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस में पहुंचेगा तो ये ट्रैक्स दो डिवीजन में डिवाइड हो जाएगा। मीडियल वाले क्रॉस करके इधर आएंगे, जबकि लेटरल वाले जो एक्सोन्स हैं वो कहाँ पहुंच जाएंगे? प्राइमरी कॉर्टेक्स एरिया में, प्राइमरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स एरिया में। उसमें दो एरियाज आते हैं, वहां से कुछ फाइबर सेकेंडरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स एरिया तक भी जाएंगे जिन्होंने क्या करना है? ऑल्फैक्टरी सेंसेशंस को अप्रिशिएट करना है। तो ये सारा कोर्स था बच्चों कि किस तरह नेजल कैविटी में से हमारे पास ऑल्फैक्टरी सेल्स हैं और उनके फाइबर्स हैं जो जा रहे हैं गुजर के ऑल्फैक्टरी बल्ब तक, और ऑल्फैक्टरी बल्ब में और भी ऑल्फैक्टरी ट्रैक्स हैं और वो मिलकर साइनैप्स करते हैं और कहाँ चले जाते हैं? प्राइमरी कॉर्टेक्स एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स एरिया में। उसके अलावा अगर हम क्लिनिकल्स की बात करें तो अगर पेशेंट आता है आपके पास, ठीक है, तो सबसे पहले आपने उसकी एग्जामिनेशन में क्या करना है कि चेक करना है कि उसकी जो नेजल पैसेजवेज है वो क्लियर है, ठीक है। उसके बाद कोई भी एरोमेटिक सब्सटेंस उसकी नॉस्ट्रल्स पे अप्लाई करना है, कोई भी ऑयली सब्सटेंस, टोबैको, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी स्मेल तेज हो और उससे सेंस किया जा सके। फिर आप पेशेंट से पूछें कि क्या वो स्मेल को डिटेक्ट कर सकता है, सेंस कर सकता है। अगर सेंस कर सकता है तो फिर पूछें किस टाइप की सेंस है, ठीक है। जो हमारे पास फूड के फ्लेवर्स होते हैं ना, जैसे हम किसी चीज़ को सेंस करके बताते हैं अच्छा ये स्ट्रॉबेरी का जूस है, आम का जूस है, तो वो सारी चीज़ें टेस्ट पे नहीं डिपेंड करती बल्कि सेंस पे डिपेंड करता है फ्लेवर, ठीक है बच्चों। और अगर हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व डैमेज होगी या सेंस जो है वो स्मेल की नहीं आ रही पेशेंट को, तो इस बीमारी को कहते हैं एनोस्मिया, ठीक है। ये एनोस्मिया बायलेटरल भी हो सकता है, यूनिलेटरल भी हो सकता है। बायलेटरल एनोस्मिया यानी दोनों साइड से उसके नॉस्ट्रल्स ब्लॉक है, उसको स्मेल नहीं फील हो रही, तो ये मोस्टली कॉमन कोल्ड के केस में होता है, फ्लू के केस में होता है, ठीक है, एलर्जी या राइनाइटिस वगैरह के केस में। यूनिलेटरल एनोस्मिया किस वजह से होता है? कोई भी ऐसा डिजीज जिसने ऑल्फैक्टरी नर्व को, ऑल्फैक्टरी ट्रैक को या ऑल्फैक्टरी बल्ब को डैमेज किया है एक साइड से, ठीक है बच्चों। उसके अलावा अगर हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है जहां पे प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एंड सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी एरियाज हैं वहां पे कोई लीजन है जिसकी वजह से जो ट्रैक्स वहां जाकर टर्मिनेट हुए हैं वो डैमेज हो गए हैं तो भी सेंस फील नहीं होगी। और अगर इंटीरियर क्रेनियल फोसा में फ्रैक्चर है जिसकी वजह से क्रिब्रिफॉर्म प्लेट और एथमॉइड बोन डैमेज हो गई हैं जिनके दरमियान में से गुजर के ऑल्फैक्टरी ट्रैक्स ने जाना था, तो ज़ाहिर है ये ट्रैक्स भी डैमेज हो जाएंगे और ऑल्फैक्टरी नर्व टियर हो जाएगी। एंड वन एंड मोर कि अगर हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कोई ट्यूमर है या जो मेनिंजेस हैं उनमें कोई ऐसी कैंसर कंडीशन प्रोड्यूस हो गई है जिसकी वजह से ऑल्फैक्टरी नर्व्स वगैरह डैमेज होंगी तो एनोस्मिया प्रोड्यूस हो सकता है। लॉस ऑफ स्मेल जो है, स्मेल की जो सेंस है वो खत्म हो जाएगी ऑल्फैक्टरी नर्व के डैमेज से। तो ये सारे का सारा हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व का ट्रैक था और वो हमारे पास इसके साथ क्या थे? क्लिनिकल को रिलेटेड थे। नेक्स्ट में हम जो सेकंड नर्व है हमारी ऑप्टिक नर्व उसको डिस्कस करेंगे।